एक क्वेश्चन है आपके सामने प्यारा सा, 13 क्वेश्चंस करेंगे हम, उसमें सबसे पहले 13th ही करेंगे आज, ठीक है। तो बिटवीन डैश मंथ्स ऑफ एज मोस्ट चिल्ड्रन बिगिन टू कंबाइन वर्ड्स इनटू शॉर्ट सेंटेंसेस व्हाइल स्पीकिंग। भाई कितने महीने की उम्र के बीच ज्यादातर बच्चे बोलते समय शब्दों को जोड़ करके छोटे वाक्य बनाना शुरू कर देते हैं, यानी टेलीग्राफिक स्पीच भी कहते हैं इसे। आंसर कीजिए एक बार फटाफट से। 4 ऑप्शंस हैं, 18 एंड 24 यानी 18 से 24 महीने, 24 से 30 महीने, 30 से 36 या 12 से 18। 4 ऑप्शंस हैं, फिर इसको समझेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस को। इतने मैं ये वीडियो शेयर करती हूं, ठीक है। आ जाइए आप लोग, बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, मे बी, हम क्यों बताएं आंसर, पहले आप लोग दे दीजिए आंसर। मैं इतने टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ लिंक। पीडीएफ 3 दिन की एक साथ मिलेगी, आज कल और पहले वाली, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ए ऑप्शन, आंसर जो ऑप्शन नंबर ए है वही ठीक है वैसे तो। 18 से 24 महीने जब बच्चा 2 वर्ड्स को कंबाइन करके, भाई सबसे छोटा सेंटेंस कितने वर्ड का होगा, एटलीस्ट 2 वर्ड्स तो होने चाहिए एक सेंटेंस को कहलाने के लिए, ठीक है। तो वो जो टेलीग्राफिक स्पीच है, वो जो नए वाक्य बनाना शुरू कर देगा कंबाइन करके छोटे छोटे वर्ड्स को, वो शुरू कर देगा 18 से 24 महीने में, यानी कि 1.5 से 2 वर्ष के बीच में। स्टेजेस होती हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की, उनको अभी समझेंगे और देन ये आपकी जो चीज है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बात इंग्लिश करा देंगे, टेंशन क्यों लेते हो, सब करा दिया जाएगा। मैंने प्लान किया हुआ है और आपको टाइम भी बहुत ज्यादा मिला है, इतना कभी सीटेट में किसी को टाइम नहीं मिला जितना हमें मिला इस बार, ठीक। तो 18 से 24 महीने इसका सही आंसर हुआ, यानी 1.5 से 2 वर्ष में बच्चा टेलीग्राफिक स्पीच या उनको शब्दों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना शुरू कर देगा, है ना। वो कुछ कुछ बोलने लगेगा जोड़ करके, पानी दे दो या इस तरीके की चीजें, ठीक है बात। तो ये 18 से 24 महीने हुआ इसका सही टाइम, जिसको टेलीग्राफिक स्पीच भी कहते हैं। अगर हम बात करें वो प्रोफेसर स्मिथ की, तो जरा याद करके बताओ कितने कितने वर्ड उन्होंने दिए हैं, फटाफट से बताओ। ग्रेट मिनी मोनिका, हाँ उन्होंने बात की 1 साल में 3 शब्द, फिर उसके बाद आपका सीधा आई थिंक 3 साल की बात, 4 साल की बात की है उन्होंने। एक साल में 3 शब्द, 2 साल में 272 और 5 साल में 2072। 3 साल में कुछ 1500 के आसपास होते हैं और 4 में मतलब 1600 और 3 साल में 900 समथिंग, ठीक। तो वो याद रखने की जरूरत नहीं, एक मोटा मोटा आइडिया आप रख सकते हो। 1 साल में 3 शब्द, 2 साल में 272 की वोकैबुलरी शब्द भंडार होगा और 5 साल का बच्चा 2072 शब्द तक अपने अंदर समाहित रखेगा, ऐसा कहते हैं प्रोफेसर स्मिथ, ठीक है। 272 होता है क्या, वो एक बार चेक कर लेना यार, बहुत टाइम हो गया मेरे को इसको देखे हुए ना, कि 1 साल में 3 शब्द थे या 2 शब्द थे, वो एक बार देख लेना। मेरे ख्याल में 3 ही है ना, 3 ही है एग्जैक्टली। चलिए फिर कुछ और स्टेजेस समझ लेते हैं कि भाषा का विकास कैसे होता है, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, कैसे बच्चा भाषा एक्वायर करता है उम्र के हिसाब से। 6 वीक्स की अगर मैं बात करूं, यानी 1.5 महीना कह सकते हैं आप इसको, 6 वीक्स तक वो बैबलिंग शुरू कर देता है, कूइंग शुरू कर देता है। कूइंग मतलब कूकना, का पा, हल्की सी जो आवाज निकालना है उसका, वो ध्वनि काइंड ऑफ निकालना शुरू कर देगा, कूकना शुरू कर देगा 1.5 महीने के आसपास। फिर 6 महीने, अबाउट 6 मंथ्स में बैबलिंग, 1 सिलेबल जो वर्ड है, सिंगल सिलेबल। सिलेबल क्या है, एक वो यूनिट जिसकी सहायता से आप एक वर्ड को प्रोनाउंस कर पाए, जैसे बा, मा, पा, इस तरीके के जो शब्द हैं वो 1 सिंगल सिलेबल वर्ड्स को प्रोनाउंस करना शुरू कर देगा, बैबलिंग, बलबलाना कहते हैं इसको। फिर 1 साल के आसपास आकर के वो 1 वर्ड स्टेज है, एक वर्ड को वो आसानी से बोलना शुरू कर देगा, ठीक है। 2 वर्ड स्टेज क्या है, अराउंड 18 मंथ्स, उसी की हम अभी बात कर रहे थे। 2 वर्ड्स को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना या नए सेंटेंस को फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा 18 महीने के आसपास, 1.5 साल से 2 वर्ष के बीच में, ठीक, 18 से 24 महीने। फिर लॉन्गर अटरेंसेस, जो बड़ी बड़ी स्पीच है, जो आपके प्रॉपर लैंग्वेज का यूज है, वो 2 से 4 वर्ष तक, 4-5 वर्ष तक तो बच्चा ठीक ठाक बोलता है लैंग्वेज, फिर उसको समस्या आती नहीं है अपनी बात को कहने में, ठीक है बात, ठीक है बात। थैंक यू प्रियंका, आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद कल के रिस्पांस के लिए, टी शर्ट को आपने भयंकर रिस्पांस दिया है और आई विल थिंक कि अगर हम इसको ला पाते हैं तो अमेजोन पे या जैसे भी देखेंगे उस पर, मतलब सोचेंगे, विचार किया जा सकता है, मतलब ऐसा मुझे फील आ रहा है वो इतना भयंकर रिस्पांस देख करके। मेल और इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों ने टैग किया है, वो मैं पढ़ भी नहीं पाई हूँ ठीक से, धन्यवाद उसके लिए। क्वेश्चन नंबर आज के लिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड। मिडल चाइल्डहुड की अवधि को चिन्हित करना या उसकी विशेषता कौन सी एक है इन 4 ऑप्शंस में से, फटाफट से बताइए।
आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ वेरी रैपिड पेस। जो शारीरिक विकास और वृद्धि है वो बहुत तेजी से होता है मिडिल चाइल्डहुड में। एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप्स, मतलब एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त विचारों पर वो सोचने लगेगा। चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली, मतलब लॉजिकली यानी तर्क के साथ और मूर्त चीजों को जिनको वो टच कर सकता है, फील कर सकता है, देख सकता है, उस पर लॉजिक लगाना उसको आ जाएगा। बात तो जच रही है। फिर है लर्निंग अकर्स प्रीमैरिली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज, ये होता है जन्म से 2 वर्ष सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट वाला जो थॉट है ये आपका 11 साल के बाद आएगा। ठीक हो गई बात। इसके अलावा फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ वेरी रैपिड पेस, तो ये इन्फेंसी हो सकता था, ये अर्ली चाइल्डहुड हो सकता था, लेकिन लेटर चाइल्डहुड में जो आपकी फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कंपैरेटिवली ग्रोथ जो है वो कम होती है, क्योंकि बोन्स वगैरह में ज्यादा शक्ति आ रही होती है। फिर एडोलेसेंस में एक साथ बढ़ेगी जाकर के। इन्फेंसी में तेज है फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक वृद्धि जो है वो इन्फेंसी में तेज है, जन्म से 2 वर्ष, वो 2 से 6 वर्ष में भी तेज है। ठीक है, लेकिन 6 से 12 या 6 से 11, 7 से 11 के बीच में वो कंपैरेटिवली कम है। वो एडवांसमेंट तो आ रही है अंदर से, लेकिन हाइट वाइट जब एकदम से फिजिकल ग्रोथ बढ़ती है फिर वो एडोलेसेंस में बढ़ेगी। तो इन्फेंसी में ज्यादा, सबसे ज्यादा जन्म के बाद, फिर अर्ली चाइल्डहुड में उससे कम लेकिन ज्यादा है, लेटर चाइल्डहुड में काफी कम है, फिर एडोलेसेंस में बढ़ेगी। तो ये हमें समझना होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? सी ऑप्शन। क्योंकि मिडिल चाइल्डहुड हम कह रहे हैं, एक तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो कि 6 वर्ष के बाद की बात हो रही है, 6 से 8, 6 से 11, उसी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को ही हम मिडिल चाइल्डहुड कहीं ना कहीं कह दे रहे हैं। तो इसको लेकर के परेशान नहीं होना। ठीक है, ये टर्म यूज कर लिया जाता है, अदरवाइज तो आप सिर्फ 4 वो स्टेजेस पढ़िए, आपकी इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। ठीक है बात। तो यहां लॉजिक आ जाता है बच्चे में, तर्क मूर्त चीजों को लेके, 6 से 11 साल, 7 से 11 साल। ठीक, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। फैमिली एंड नेबरहुड आर, परिवार और आस पड़ोस क्या है? फैमिली एंड नेबरहुड आर साइकोलॉजिकल एजेंसीज फॉर चिल्ड्रन, यानी मनोवैज्ञानिक वाहक हैं। प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज हैं, यानी प्राथमिक सामाजिकरण के वाहक हैं। मिडिल सोशलाइजिंग एजेंसीज हैं, मध्य सामाजिकरण के वाहक, या फिर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज। फटाफट से बताइए। 2 ऑप्शंस हटा देते हैं, आसान कर देते हैं थोड़ा सा। भाई प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी, क्योंकि हम मेनली सीटेट में यही 2 चीजें पढ़ते हैं कि प्राइमरी कारक आपके किसके, सोशलाइजेशन के, और सेकेंडरी ये साइकोलॉजिकल वगैरह हमने नहीं पढ़े। ठीक, मिडल हमने नहीं पढ़ा। अब ये प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको बहुत ज्यादा मतलब साइंटिस्ट नहीं बनना, साइकोलॉजिस्ट नहीं बनना, सिंपल हमने एक चीज समझी हुई है, जहां फैमिली आ जाए वो सेकेंडरी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर फैमिली दे दिया तो सेकेंडरी तो कभी नहीं हो सकता। एक बार को नेबरहुड को वो सेकेंडरी में डाल सकता है यदि एक्सटेंडेड हो या आपसे दूर हो तो, लेकिन अगर फैमिली दिया है तो वो प्राइमरी है, स्कूल दिया है तो सेकेंडरी है। स्कूल कभी प्राइमरी नहीं होगा, फैमिली कभी सेकेंडरी नहीं होगी, गौड़ नहीं होगी। ठीक, तो फैमिली एंड नेबरहुड जो बिल्कुल क्लोज आसपास के लोग होंगे वो प्राइमरी सोशलाइजेशन का ही काम करेंगे। दोनों को एक यूनिट बना करके पेश किया गया है। यही अगर स्कूल एंड नेबरहुड लिख दिया होता तब हम इसको सेकेंडरी कह देते। तो क्वेश्चन को पढ़ के समझना है, ऑप्शन के साथ खेलना आना चाहिए हमें। ठीक है, निरम भट्टाचार्य, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है, तो आंसर डी तो यहां नहीं होगा, क्योंकि अगर यहां स्कूल होता तब तो हम मान लेते। ठीक, प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब जहां सबसे पहले बच्चा अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करेगा, बेसिक रूल्स सीखेगा समाज के, वो है परिवार। परिवार क्या है? मिनिएचर वर्जन है, यानी कि छोटा रूप है किसका? समाज का। तो सबसे पहले आप परिवार में ही आते हैं, उसके बाद आस पड़ोस है, देन आपका सेकेंडरी वाहक है, जहां पर वो बहुत हद तक बहुत सारी स्किल्स सीखता है। ये इसमें आ जाएगा स्कूल या बाकी की जितनी भी जगह होंगी, एक्सटर्नल फैक्टर्स। स्कूल तो मेनली इसमें आता ही है, और प्राइमरी में हम फैमिली को डालते हैं। तो सोशलाइजेशन वैसे तो मैंने कराया हुआ है, बट मैं रिवीजन में भी कराऊंगी। ठीक है, तो इस बार सीडीपी में सबके नंबर जो हैं, वैसे तो आप लोग इतना मैंने पहले भी कराया हुआ है, लेकिन इस बार मैं और ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगी कि आप 27 से 28 नंबर लाएं। 25 को भी हम पीछे छोड़ेंगे, क्योंकि जब स्कोर किया जा सकता है तो कीजिए। डेली सिर्फ वीडियो भी देखने आ रहे हो तब भी उतने ले आओगे, 26-27 आ जाएंगे। ठीक है, अभी से भी अगर सिर्फ सीडीपी की वीडियो भी देखते हो, सिर्फ इतना नहीं कह सकता है कोई भी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू दी कॉन्सेप्ट ऑफ। रचनात्मकता जो है या रचनात्मकता की अवधारणा किससे संबंधित है, किस एक संप्रत्यय से संबंधित मानी जा सकती है? पहला ऑप्शन है आपके सामने, सही है, पहला ऑप्शन है आपके सामने क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, दूसरा ऑप्शन है कन्वर्जेंट थिंकिंग, तीसरा है डाइवर्जेंट थिंकिंग, फिर है फ्लूइड इंटेलिजेंस। क्रिस्टल और फ्लूइड को किसने दिया था बताओ एक बार? रेमंड बी
कैटल ने, इंटेलिजेंस में आते हैं ये। फ्लूइड को ये आपकी हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होती है, इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग में काम आती है और एक एज तक ही 18-20 साल तक ही बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। क्रिस्टलाइज्ड क्या है, जो आप किताबों से पढ़ करके गेन कर रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन से आप नॉलेज बिल्ड कर रहे हैं, ये आपकी थ्रू आउट लाइफ लर्निंग चल सकती है। ठीक, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। और दिया किसने था? रेमंड बी कैटल, आरबी कैटल। कन्वर्जेंट थिंकिंग आपकी इंटेलिजेंस या सही ऑप्शन से जुड़ी हुई है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन से। ठीक है, जैसे ये 4 ऑप्शंस हैं, एक ही सही होगा, इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग लगेगी। लेकिन जहां बात क्रिएटिविटी की आ जाए, बात जहां क्रिएटिविटी की आ गई, तो इसका सिंपल मतलब है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब कुछ कुछ वर्ड्स हम आज हाईलाइट करेंगे जो किससे जुड़े हुए हैं? क्रिएटिविटी से। आंसर होगा इसका अपसारी सोच, दिशाओं में सोचना, एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन सोच पाना। और क्रिएटिविटी, कुछ नया आप तभी कर पाएंगे जब आपने 50 चीजें ट्राई की होंगी एक तरीके से। ये एक बहुत ही नैरो सा एग्जांपल है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने कुछ किया ही नहीं कभी और एकदम से आपको एक दिन ज्ञान की प्राप्ति हो गई, है ना, वो थोड़ा कम पॉसिबल है। तो अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स को समझ लेते हैं। जहां भी आपको क्रिएटिविटी दिखेगी, देखो गिफ्टेड बच्चे 3 प्रकार के हैं जनरली। इंटेलेक्चुअली ब्राइट, जिनका आईक्यू ज्यादा है। दूसरा प्रकार है क्रिएटिविटी, सृजनात्मक हैं, जो किसी एक क्षेत्र में विशेष कर रहे हैं। और थर्ड है आपका टैलेंटेड चिल्ड्रन, जो किसी एक टैलेंट में, चाहे म्यूजिक हो, डांस हो, कुछ और हो, स्पोर्ट्स हो, उन सब में विलक्षण है। तो ये 3 प्रकार आ जाते हैं आपके गिफ्टेड की कैटेगरी में। लेकिन हम ज्यादा फोकस किस पे करते हैं? इंटेलेक्चुअली ब्राइट चिल्ड्रन पर, जिनका आईक्यू ज्यादा है। ठीक, ऐसा नहीं कि करना चाहिए, बट ये तीनों चीजें हैं। देखो क्रिएटिविटी की बात कर रहे थे हम। क्रिएटिविटी का मतलब है रचनात्मकता, सिंपल बात है ये तो। रचनात्मकता या रचनात्मक होना ये कह सकते हो आप। ठीक, सृजनात्मक कह सकते हो, मतलब कुछ नया आइडियाज, कुछ नए आइडियाज, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, नोवेलिटी होनी चाहिए आपके थॉट में, मतलब कुछ डिफरेंट हो, कुछ यूजफुल हो। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मल्टीपल आइडियाज आप प्रोड्यूस कर पाए, है ना, वो वैल्यूएबल हो, कुछ उसकी वैल्यू बने। ऐसा नहीं है कुछ अलग तो आपने कर दिया, डिफरेंट या ओरिजिनल तो आपने कर दिया, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, आप यहां दिशाओं में सोच पाते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग 100% शामिल होगी, बिना डाइवर्जेंट थिंकिंग के कोई क्रिएटिव नहीं हो सकता। लेकिन हर डाइवर्जेंट बच्चा क्रिएटिव होगा ये भी जरूरी नहीं है। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी सोच, यानी दिशाओं में सोचना। जेपी गिलफर्ड ने डाइवर्जेंट थिंकिंग से जोड़ा है किसको? क्रिएटिविटी को। ठीक है, बात यहां तक की बिल्कुल क्लियर हुई होगी। अब कुछ और टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्रिएटिविटी से जुड़े हुए। कौन से हैं? एक तो डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गई, लेटरल थिंकिंग, एडवर्ड दी बोनो ने दिया है इसको लेटरल थिंकिंग, यानी टेढ़े मेढ़े या मल्टीपल तरीके से आप किसी एक सॉल्यूशन तक पहुंच पाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीनियर एक लाइन में ही, जुगाड़ क्या हो सकता है। ठीक, लेटरल थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, बुद्धिशीलता, मल्टीपल आइडियाज आप सोच रहे हैं, बिठा करके ग्रुप में बच्चों को बिठा दिया और वो अपने आइडियाज को बिल्कुल फ्रीली एक्सप्रेस करेगा। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कुछ हटके सोचना, लीक से हटके, है ना। ठीक है, अब देखो मैं अपनी तारीफ करना चाहूंगी मन कर रहा है मेरा, ऐसे अपनी ही नहीं, जिन भी लोगों ने कुछ कुछ काम किया इस पे। ऐसे टी शर्ट पे सीधा सीधा लोगो लगवाया जा सकता था, बट वो लोगो का जो फॉन्ट है उसको सिर्फ रखवाया गया ताकि क्लीन लगे थोड़ा। ठीक है, क्रिएटिविटी है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है, बहुत ही थर्ड क्लास ब्रेनस्टॉर्मिंग है, लेकिन कह सकते हैं इसको भी क्रिएटिविटी, है ना। इतनी सिंपल चीजों को क्रिएटिविटी का नाम देना थोड़ा नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी बन जाएगी फिर। ठीक है, तो क्रिएटिविटी किससे जुड़ी हुई है? डाइवर्जेंट थिंकिंग से। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। भाई एक स्थिति है जहां जो आपके विचार के पैटर्न हैं, जैसे आप सोचते हैं, वो आपकी भाषा से, लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड हैं, प्रभावित हैं। क्या कहलाएगा ये? टी शर्ट येलो होती तो और अच्छा था, बनवा देंगे, बट मुझे ब्लैक पर्सनली ज्यादा पसंद है। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, कॉग्निटिव बायस, सोशियो लिंग्विस्टिक जेनेसिस, कल्चरल टेंडेंसी। बताओ एक बार, आंसर कीजिए। आज कोई लाइक नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहे भाई लाइक? सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर करते रहिए। अच्छा 1800 लोगों ने लाइक किया है, 3500 से ऊपर लोग अभी हैं लाइव, है? कहाँ लेके जाओगे इतने लाइक्स को बचा करके? बेचते हो क्या लाइक बचा बचा के? फोर्थ का ए, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन कहलाती है ये, यानी कि भाषा निर्धारण,
मतलब भाषा आपके विचार के पैटर्न को प्रभावित कर रही है। भाई अगर आपने हिंदी साहित्य पढ़ा है और आप बहुत बड़े ज्ञाता हैं संस्कृत के, तो वो जो भाषा आपने सीखी है, उसका जो लिटरेचर था, उसकी जो हिस्ट्री थी, उसका जो समाज था, वो सब आपके विचारों को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन कहलाएगा कि लैंग्वेज जो है आपके विचार पर, थॉट पर प्रभाव डालती है। ठीक है बात। अच्छा एक चीज बताना आज कमेंट्स में कि एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा तो नहीं कर रही हूं मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं काफी खींच दे रही हूँ आजकल डिस्कशन जो है, बट इंपॉर्टेंट है यार, अभी टाइम है और एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई बुराई नहीं है, मुझे नहीं लगता। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर्स टू। बच्चे की अचीवमेंट को असेस कर लिया, आकलन कर लिया आपने कि बच्चे ने कितना सीखा। ये देखिए कविता जी बनवा देंगे लोगों, सब हो जाएगा। बहुत बढ़िया निशा, आंसर कीजिए फटाफट से। अचीवमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, बच्चे की जो अचीवमेंट है उसने कितना उपलब्ध किया या कितना आपने उसको सिखाया और कितना वो सीख पाया, इस चीज का आकलन करना किस चीज में हेल्प करेगा टीचर्स को। पहला ऑप्शन है इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी। पेडागोजी क्या है? साइंस ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग, जिस तरह से आपने पढ़ाया है वो कितना कारगर साबित हुआ। या फिर बी ऑप्शन मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ लर्नर्स इन दी क्लासरूम। एबिलिटी ग्रुपिंग होती है आपने एक तरह के बच्चों को उनकी योग्यताओं के बेस पर, उनकी योग्यताओं के आधार पर ग्रुप्स में विभाजित कर दिया कि ये इंटेलिजेंट बच्चे एक ग्रुप में रहेंगे, या इसमें हिट्रोनोमस और होमोजीनियस दोनों ग्रुप्स बन सकते हैं। प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग, आप एक्टिविटी लॉग प्रिपेयर कर रहे हो कि ये काम होगा, ये चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे। या फिर मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर्स। सबसे अच्छा उद्देश्य क्या हो सकता है, बताइए एक बार। हाँ गौरव, हो जाएगा यहाँ डिस्कशन, आपको फिर हार्ड नहीं लगेगा। आंसर कीजिए फटाफट से। बच्चे की अचीवमेंट का आकलन टीचर को हेल्प करता है अपनी पेडागोजी को इवेल्युएट करने में कि उसने जिस तरीके से पढ़ाया वो कितना प्रभावशाली था, वो कितना इफेक्टिव था, जो गोल्स रखे गए थे लर्निंग के वो कितने कारगर साबित हुए। ये बात आपको जब आप बच्चे को असेस कर रहे हैं, कल आप जब 29 और 30 नंबर लेकर के आएंगे सीडीपी में, तो वो मेरे लिए भी एक क्या है, मेरी पेडागोजी का इवैल्यूएशन है कि कितना इफेक्टिव साबित हुआ डिस्कशन। ठीक है बात। तो ये छोटी सी प्यारी सी बात है, यही दो तीन चीजें होती हैं। आपने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रखे उनको आप जान पाएंगे कि वो कितने सफल साबित हुए, बच्चे के बीच में जो गलतियां हैं, एरर्स हैं, जहां गैप है उसको डायग्नोस कर पाएंगे, रेमेडियल टीचिंग दे पाएंगे। और तीसरी चीज क्या है, अपने तरीकों को भी आप जान पाएंगे कि आपको अपने टीचिंग मेथड में परिवर्तन करने की आवश्यकता है कहां। इसलिए इवैल्यूएशन या मूल्यांकन किया जाता है, ये उद्देश्य होते हैं। मूल्यांकन का कभी भी मेन उद्देश्य ये नहीं होता कि नंबर कितने आए वो देख लें। प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स इन एक्सेसिबल फॉर्मेट्स टू द डाइवर्स लर्नर्स इंप्लाइज, मतलब विविध शिक्षार्थियों के लिए अलग अलग तरीके से शिक्षण सहायक सामग्री को प्रोवाइड कराना क्या कहलाएगा। यूनिवर्सल कोड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिसेस, यूनिवर्सल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, या यूनिवर्सल इंक्लूसिव एजुकेशन एथिकल कंसीडरेट। बताइए एक बार। बहुत बढ़िया निधि, धन्यवाद, आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया। थैंक यू अंशिका त्यागी। आंसर कीजिए फटाफट से अब। थैंक यू उषा जी। आंसर कीजिए फटाफट से। डी ऑप्शन कैसे होगा, कौन से स्कूल में पढ़ा आपने? डी ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन UDL कहते हैं इसको, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। एक थॉट है जो ये कहता है कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग आप क्या करें, अलग अलग तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज करें, अपनी पेडागोजी को इफेक्टिव बनाएं ताकि सभी बच्चे सीख पाए। वो जो मटेरियल्स हैं, वो जो जितने भी आप साधन यूज कर रहे हैं, वो सही फॉर्मेट में बच्चे तक पहुंच पाए ताकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाए। इसलिए यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग कह रहे हैं कि आपने इस तरीके से प्लान किया है उनके लर्निंग एक्सपीरियंस को कि सभी के लिए वो बेहतर साबित हो सके। देखो कुछ कुछ टर्म है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, इसके अलावा एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान होता है जो स्पेशल बच्चों के लिए यूज करते हैं। इन सबको ध्यान में रखो थोड़ा सा। Teaching learners at varying levels of difficulty based on the ability of individual learner is known as। अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को varying levels of difficulty, डिफिकल्टी का लेवल ऊपर नीचे अलग अलग तरह के बच्चों के लिए अलग अलग हो, बच्चे की एबिलिटी या इंडिविजुअल लर्नर की, व्यक्तिगत अधिगमकर्ता की क्षमता के अनुसार। फटाफट से आंसर कीजिए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। थैंक यू रश्मि कनौजिया। हाँ कह सकते हैं कि जुलाई और अगस्त तो है ही हमारे पास पढ़ने के लिए, सितंबर से पहले तो क्या ही होगा पेपर। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। थैंक यू सुरेंद्र कुमार जी।
आंसर क्या होगा? सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शन होता है कि बस आपने कुछ चीजें सेलेक्ट की और उन्हीं को आप पढ़ा रहे हैं। प्रिसीजन टीचिंग नहीं, एररलेस इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होता। ये है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदी निर्देशन कहते हैं इसको। मतलब आप अपने टीचिंग मेथड में सेम कंटेंट है, मतलब चैप्टर सेम है, बट आप बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग उनसे अलग अलग तरह से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अलग अलग तरीके अपना रहे हैं उनको समझाने के लिए। तो इसको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आधार मानते हुए आप अपने वो जो मटेरियल है सेम, उस मेथड में चेंज करते हैं। मटेरियल में तो चेंज नहीं हो सकता ना, तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहेंगे इसको, जब आप इंडिविजुअल नीड्स का ध्यान रखते हुए टीचिंग करते हैं। ठीक है बात? इंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चों के लिए, एक्टिविटी प्लान करते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट? अधिगम के बारे में कौन सी एक बात ठीक है, बताइए। पहला ऑप्शन है लर्निंग डज नॉट डिपेंड ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, बच्चे के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं होता अधिगम। या फिर लर्निंग इज अ पैसिव रिसेप्टिव प्रोसेस, एक रिसेप्टिव प्रोसेस है, निष्क्रिय प्रक्रिया है। या फिर लर्निंग इज इक्विवेलेंट टू एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, जस्ट कुछ स्किल्स को एक्वायर कर लेना ही लर्निंग है। या फिर लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शंस। आंसर कीजिए फटाफट से, 1 नंबर मिलेगा आपको आंसर के बाद। ठीक है बात? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 6th का डी, 6th का डी मतलब लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शंस। ये बात बिल्कुल सही है। देखो लर्निंग, ये आपका प्रैग्मेटिज्म जो है, प्रयोजनवाद, या जॉन डुई जो प्रोग्रेसिव स्कूल्स की बात करते हैं वो भी मानेंगे कि समाज के लिए अधिगम हो रहा है कहीं ना कहीं। वो जो आपकी लर्निंग है वो सोशली काम आ पाए, या समाज से भी आप सीख रहे हैं, यूजफुल हो, वो आप लाइफ के लिए सीख रहे हैं। अगर सच्ची बात की बात करें, या प्रैक्टिकल सिनेरियो में उसको यूज कर पाए, तो लर्निंग का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये अधिगम की एक विशेषता है कि ये इसका जो नेचर है वो सोशल है। बेसिकली हम सोशल बीइंग हैं, समाज में ही रहते हैं, तो यूटिलाइज भी करेंगे इसको कहीं। तो डी ऑप्शन इसलिए ज्यादा सही है। जस्ट कुछ स्किल्स को ले लेना, पैसिव कभी नहीं होगी, एक्टिव करेंगे। प्रीवियस नॉलेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके नए अधिगम में, पूर्व ज्ञान जो है आपका वो मदद करेगा अधिगम में। ठीक है, ये छोटी सी बातें, छोटी छोटी चीजें हैं। लर्निंग ग्रेजुअल होती है, कभी भी एकदम से नहीं होता कि एक दिन आए आप और भर लिया सब कुछ, सारी वीडियोस को, और अगले दिन सब सही हो गया। ग्रेजुअल होगा, धीरे धीरे। पहले आपने कुछ बीएड में पढ़ा होगा, आज आप पढ़ रहे हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ऐसा थोड़ी एग्जाम 2 महीने बाद है तो आज पढ़ना छोड़ दो कि एक दिन इंजेक्शन डाल लेंगे, उससे होगा नहीं। वो प्रीवियस नॉलेज इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुअल होती है लर्निंग, धीरे धीरे होती है। A teacher is teaching children by demonstration of a task to correct the performances of an already learned task. He is using the dash method of teaching. मतलब एक टीचर है, वो बच्चे को डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है? करके दिखा रहे हैं, सामने प्रदर्शन कर रहे हैं किसी एक टास्क का, किसी एक काम है, कोई एक्टिविटी है, कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है, और करके दिखा रहे हैं, बच्चे को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं, ताकि बच्चे अपनी परफॉर्मेंसेस को, अपनी जो भी उन्होंने गलतियां की होंगी उस एक्सपेरिमेंट में, उनको सुधार सकें। कौन सा मेथड है ये टीचिंग का? एल्बर्ट बेंड्यूरा को थोड़ा सा याद कीजिए, काम आएंगे वो। ऑब्जर्वेशन है, करेक्शन है, मॉडलिंग है, या इमिटेशन है? फटाफट से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। कैसी चल रही है तैयारी आजकल, और कोरोना कैसा चल रहा है? कहां से पढ़ा रहे हो? दिमाग से? काजल सिंह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या मीटअप्स में से पहले टी शर्ट भेजने की कोशिश कीजिएगा ताकि हम पहन के मीटअप करें। अरे बहुत बढ़िया उषा जी, मैं देखती हूँ कुछ अगर हो सकता है तो। कल एक कमेंट भी था कि सीटेड में पहन के जाएंगे सब, तो देखते हैं क्या किया जा सकता है, उसके लिए कर सकते हैं कुछ। मॉडलिंग, एग्जैक्टली, मॉडलिंग। मॉडलिंग यानी प्रतिरूपण। मॉडलिंग में क्या क्या शामिल है? मॉडलिंग बेसिकली सामने करके दिखाई जा रही है और आप उसको सीख रहे हैं ऑब्जर्व करके। इसमें 4 स्टेप्स हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट। ये 4 स्टेप्स होते हैं एल्बर्ट बेंड्यूरा की मॉडलिंग की प्रोसेस में। जब आप देख करके किसी चीज को सीख रहे हैं तो उसमें ये 4 चीजें लगेंगी, तब जाके लर्निंग होगी। ठीक है, तो अटेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है, अवधान। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इसका नाम है। The development from central part of the body towards peripheries or extremities denote the, मतलब कि शरीर के मध्य भाग से परिधि तक, या बिल्कुल ये जो एक्सट्रीम्स हैं, भाई यहां ये एक्सट्रीम हो गया ना, या पैर का जो नीचे बिल्कुल अंगूठा है, सर, एक्सट्रीम्स हो गए,
तो सेंट्रल पार्ट से बाहर की तरफ जब डेवलपमेंट विकसित हो बच्चा, तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? सेंटर से एक्सट्रीमिटीज बाहर की तरफ। एक्सट्रीमिटीज क्या है? ये सेंटर है तो एक्सट्रीम ये होगा, तो एक्सट्रीमिटीज तक केंद्र से बाहर की ओर जब जाए तो ये कौन सा विकास का प्रिंसिपल है? डिसेंट्रलाइज्ड हमने तो कभी नहीं पढ़ा, प्रॉक्सिमो डिस्टल में भी हो सकता है, कैस्केड भी नहीं पढ़ा, रेडिएटेड भी नहीं पढ़ा। आंसर क्या है? सिंपल है, प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये सेंटर से पहले हार्ट डेवलप होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी बनेगी, फिर बाकी आपके जो सेंट्रल पार्ट है उस पर कंट्रोल आएगा, फिर आपका पूरे हाथ आप पहले चलाते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी फिंगर्स तक कंट्रोल आएगा। दैट मींस सेंटर से एक्सट्रीमिटीज की तरफ, आपके सीमाओं की तरफ कंट्रोल आएगा। इसका उल्टा होता है सेफेलोकॉर्डल, सिरोध पदोन्मुखी जिसको कहते हैं, वहां सर से पैर की ओर जाएगा, हेड टू टो। वो क्या है कि पहले सर डेवलप होगा बच्चे का, पहले वो सर संभालना सीखता है, फिर बाकी के बॉडी पार्ट्स, फिर टांगों की तरफ उसका कंट्रोल आएगा, तो वो सेफेलोकॉर्डल सिरोध पदोन्मुखी कहते हैं उसको। ठीक है, ये दोनों ही क्या हैं? दिशा, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में आते हैं। दो डायरेक्शन होती है, एक है प्रॉक्सिमो डिस्टल जो ये है, दूसरी है सेफेलोकॉर्डल जो वो है। ठीक है, बात क्लियर है? बात आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ यू ज्वाइन अ टीचर फ्रेटर्निटी एंड चूज टू ड्रेस लाइक मोस्ट ऑफ द अदर्स इन योर ग्रुप, यू आर एग्जिबिटिंग। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आपने एक टीचर फ्रेटर्निटी ज्वाइन की, टीचर फ्रेटर्निटी मतलब शिक्षक समुदाय आपने ज्वाइन किया जहां बाकी टीचर्स हैं। मान लीजिए आपका केवीएस में सिलेक्शन हो गया और आप वहां गए हुए हैं, या आप एमसीडी में एक टीचर हैं, या आप डीओई में एक टीचर हैं, या आप यूपी में कहीं हैं। वहां आपका स्टाफ जैसे पहन करके आता है कपड़े, चाहे वो शर्ट्स हो, चाहे वो साड़ीज हो, या फिर वो कुछ भी हो सकता है, तो आप वैसे ही चूज करते हैं कि यार मैं भी ना कल से ऐसे ही पहन के आऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है? किसी ने आपसे कहा तो नहीं है कि भैया तुम भी कल ये पहन के आना, कुर्ता ही पहन के आना, है ना? ओबीडियंस है, कॉम्प्लायंस है, कंफर्मिटी है, या ग्रुप आइडेंटिटी है? आंसर कीजिए फटाफट से, बताइए एक बार। मिनी मोनिका कह रही है अनुपालन है। नहीं नहीं, अनुपालन नहीं है, गलती कर रहे हो बबुआ। समझी नहीं कौन सी प्लेस की बात कर रहे हो योगेश? मिस हो गया भाई, कमेंट्स मिस हो जाते हैं। आंसर कीजिए। आंसर होगा कंफर्मिटी, ग्रुप आइडेंटिटी नहीं होगा। ग्रुप आइडेंटिटी है आप एक ग्रुप में हैं, आप अपनी एक आइडेंटिटी मानते हैं कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूं, और मेरी जो आइडेंटिटी है वो बेसिकली इस ग्रुप से कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए कोई एक कोचिंग सेंटर ही है, वहां 4 लोग हैं, और वो जो 4 लोग हैं उनमें से जो चारों हैं वो ये फील करते हैं भाई मैं इस ग्रुप का, इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं, और ये मेरी ग्रुप आइडेंटिटी है। एक इंडिविजुअल है या नहीं वो पता नहीं। ठीक, तो यहां कंफर्मिटी है, समनुरूपता है। क्यों कंफर्मिटी होती है? जब हम बिना कहे, हमसे किसी ने कहा नहीं कि मान लो या ये काम कर लो, हमने सरेंडर कर दिया। सरेंडर मींस, सरेंडर करना गलत होगा, खैर सरेंडर मींस हमने भी अपना लिया उसको। 4 दोस्त थे, वो कुछ करते थे, आपने भी वही चीज करना शुरू कर दिया। तो किसी ने कहा नहीं आपसे, लेकिन आपने उस चीज का पालन कर लिया, या उस चीज के प्रति अग्री हो गए आप बिना कहे। जब आप कह के रूल्स को कॉम्प्लाई करते, रूल्स तो नहीं थे ना, ये यहां यूनिफॉर्म की बात तो नहीं हुई थी। कॉम्प्लायंस तब होता जब रूल्स को हम प्रॉपरली इच्छा के रूप से, मतलब वॉलेंटरीली मानते हैं। ओबीडियंस फिर वही किसी ने आज्ञा दी हो और आप पालन कर रहे हो। बात है कंफर्मिटी की। देखो कंफर्म इज डिफरेंट फ्रॉम कंफर्मिटी। ठीक, तो इस चीज को लेके समस्या में मत रहिएगा, कहीं और आंसर कुछ और दिखे तो। क्वेश्चन नंबर 12 है आज के लिए लास्ट। बेसिकली हम 13 क्वेश्चन कर चुके हैं, 13th मैंने सबसे पहले करा दिया था। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, IEP कहते हैं इसको, IEP। 4 बाल हैं, संभलते भी नहीं है, ऊपर से सब बंद है, बाल नहीं कटवा सकते हैं। बताओ एक बार, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम क्या है, किसके पर्सपेक्टिव से प्लान किया जाता है, किसको ध्यान में रखते हुए? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को, ओपन स्कूल एजुकेशन को, ई लर्निंग को, या स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम को? फटाफट से आंसर कीजिएगा, देन विल मूव फर्दर। चलो इसका आंसर कमेंट्स में छोड़ देना, कल डिस्कस करेंगे, होमवर्क मान लो इसको आज। ठीक है, और कोई समस्या हो तो बताओ। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने लोग 12 क्वेश्चन तक देखते भी हैं कि नहीं, है ना, ये भी पता चलेगा। और वीडियो जो सेशन है आज का यहाँ तक का समझ आया हो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा। अभी भी 1000, 1200, 1300 लोग हैं जिन्होंने लाइक शेयर नहीं किया है। ठीक है, चलिए टेक केयर, कल मिलते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे शुरुआत में ही वीडियो के। उससे पहले आप कॉमेंट में आंसर कीजिएगा,
और PDF इसका मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड, सर्च कीजिएगा। ध्यान रखिए अपने आसपास का, खुद का, सेफ रहिए। टाइम तो ऑब्वियसली मुश्किल है ही, बट मतलब और कुछ हम कर भी नहीं सकते, पेशेंस रख सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं अपना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। कोई और समस्या आपकी हो और मैं सुलझा पाऊं यहाँ कमेंट देख करके, अगर दिख जाए मुझे तो, क्योंकि 4000 लोगों में कमेंट देखना मुश्किल हो जाता है। आप लोगों को लगता होगा कि मैं शायद इग्नोर कर रही हूँ, मैं कभी इग्नोर नहीं करती हूँ, है ना। जिनको करना चाहिए उन्हें भी नहीं करती हूँ, है ना। बताओ एक बार, गुड नाइट तो है ही। T-शर्ट पर सिग्नेचर पेस्ट कीजिए। बहुत सारे आइडियाज आप लोगों के हैं, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों ने इतने सारे आइडियाज, इतने सारे सुझाव दिए हैं, उन सबको अप्लाई किया जा सकता है। मल्टीपल बनवा देंगे अलग अलग तरह की, टेंशन क्यों लेते हो, वैसे भी हम कुछ अलग सोच लेते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग कर लेते हैं, है ना। मिलेंगे कभी। ऐप कब आएगा? कल एक बार मैं बात कर लेती हूँ कि टेलीग्राम पर लाना है या फिर 7 को तो होना ही है लॉन्च, तो एक बार मैं फाइनल बात करूंगी। अभी उसमें कुछ ई बुक्स वगैरह डलनी है। 10 में कंफ्यूजन है, अभी डिस्कस कर लेंगे 10 में क्या कंफ्यूजन है। सुनीता जी, अगर आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है तब लड्डू लगेंगे क्वेश्चन, अदरवाइज तो नॉर्मल है। और ये कल संडे वार्ता है, कल डिस्कशन करेंगे संडे को एकदम आराम से, धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ पढ़ते रहेंगे, कुछ कुछ सीखते रहेंगे। बिल्कुल ठप नहीं हो जाएंगे कि बिल्कुल बंद कर दें कि अब तो 2 महीने बाद किताब उठाएंगे, वो नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कॉमेंट में बता दीजिएगा 12th का आंसर, देखो A या D में से एक होगा, फटाफट से सोच के बता देना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 10th में किसी को कंफ्यूजन है, इसमें क्या कंफ्यूजन है? बॉडी, सेंट्रल बॉडी पार्ट से, सेंट्रल में क्या है, हार्ट पहले डेवलप होगा, रीढ़ की हड्डी पे कंट्रोल आएगा या वो डेवलप होगी, उसके बाद बाहर की तरफ कंट्रोल आता है, आपके जो हाथ हैं, आर्म्स हैं, आर्म्स से भी फिर यहाँ आपकी फिंगर्स पर कंट्रोल आएगा, पहले पूरा हाथ आप यूज करते हैं, ठीक। तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, आंसर सिंपल B ऑप्शन है। और बताओ कोई समस्या? इसके लिए आपको ना वो डेवलपमेंट की वीडियो देखनी चाहिए, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, CDP की एक प्लेलिस्ट में अलग से भी बना दूंगी 2020 की, जिसमें सारी थियरीज फिर से कर लेंगे, ठीक है। मीटअप, अच्छा आउट ऑफ 12, 13 आउट ऑफ 13 कितने ठीक हुए? कई लोगों के 10 आए हैं, कई लोगों के 12। 7th क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, कौन सी कंफ्यूजन है अभी देख लेते हैं। है शिवम उधर करियर विल पर अवेलेबल है, लेट्स लर्न जिंदाबाद। धन्यवाद सिकंदर जी, आप लोगों से ही हैं चीजें। 7th क्वेश्चन में किसी को डाउट था, टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी। भाई बच्चे के अकॉर्डिंग आप डिफिकल्टी लेवल सेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, इंडिविजुअल की नीड को ध्यान में रखते हुए आप मेथड में परिवर्तन करते हैं। स्टडी मटेरियल तो एक ही है, चैप्टर तो एक ही है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल आप किस तरीके के क्वेश्चन किसको कराएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे, कौन से एग्जांपल्स यूज करेंगे, ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहलाती है, ठीक। चलिए टड़ा बाय।